नमस्कार। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम भूगोल का जो तीसरा पार्ट है जल संसाधन उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो प्रश्न बैंक क्लास 10th का चलिए जारी रखते हैं और अगला देखते हैं कि इसमें से ब्लूप्रिंट के हिसाब से कितने नंबर का आना है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर से कितना नहीं आने वाला है, यानी कि जो 2022 के जो एग्जाम है क्लास 10th के उसमें कुछ सिलेबस कम किया गया है, तो इस पार्ट से कितना हिस्सा कम किया है वो हम बिल्कुल लास्ट में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ये तीसरे नंबर का चैप्टर है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें से मात्र 1 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे 1 नंबर का है क्यों, देखें तो याद रखिए फेल से आपको पास करने के लिए 1 नंबर चाहिए, आपको डिटेंशन चाहिए तो 1 नंबर चाहिए और 99 से 100 करने हैं आपको तो भी आपको 1 नंबर चाहिए। तो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको छोड़ना नहीं है पर हल्के से इस चैप्टर पे भी नजर डाल के आपको चलना है। तो सिर्फ एक ओटी आने वाली, कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डालते हैं ताकि चैप्टर को जो ओटी होंगी उसे करने में आसानी रहेगी। विश्व का जितना जल का टोटल 100% जो जल है पूरे विश्व में पाया जाता है उसका 96.5 आपको महासागरों में और सागरों में मिलेगा। ठीक है, ये कैसा है, लवणीय जल है। कैसा है, लवणीय। लवणीय मतलब नमका, नमकीन, खारा। ठीक है, तो जो महासागरों में जल है वो 96.5 है और कैसा, लवणीय यानी कि खारा है। केवल 2.5% जो जल है 100 में से सिर्फ 2% 0.5 वो ही अलवणीय है। ठीक है, यानी कि खारा नहीं है, पीने योग्य पानी है। भारत की जो ज्यादातर नदियां हैं वो या सरिताएं बन गई हैं, प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में बदल चुकी हैं। दूसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल वो होता है जैसे ये जमीन है तो जमीन के अंदर जो चट्टानों में जल इकट्ठा रहता है उसे हम कहते हैं भूमिगत जल। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण मतलब ये होता है, ये जमीन है यहाँ पे गड्ढा करके ये बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसको क्या बोलते हैं, एकत्रित करना, क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण, यानी कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करके बाद में इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है जल विद्युत। जल विद्युत मतलब जल के प्रभाव के द्वारा, जल की धारा के द्वारा क्या करना, बिजली बनाना, जल विद्युत कहते हैं। आगे हम जानेंगे कैसे बनाते हैं। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, जिससे क्या हुआ, उस जिस जगह पे बांध बनाया गया उस जगह के लोगों का विस्थापन किया गया, तो उन लोगों ने और एक एनजीओ है नर्मदा बचाओ आंदोलन का, उस मिल करके इस का विरोध किया इस बांध को बनाने के लिए। अगला है बांध क्या होता है, तो बहते हुए जल, ये नदी है, ये नदी बह रही है, यहाँ हमने दीवार बना ली, इसके पानी को इकट्ठा किया, तो ये जो दीवार बना करके जो बाधा खड़ी की इसे हम क्या कहेंगे, बांध कहेंगे। और क्यों करते हैं, बहते हुए जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए, बहाव करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर झील या जल भरण बनाती है उसे हम बांध कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देश्य मतलब ऐसी परियोजना जिसका एक उद्देश्य नहीं होते, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के बनाई जाती है, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे नदियों पे बांध बनाते हैं तो सिर्फ उसका एक उद्देश्य नहीं है कि हमको बहते हुए जल को रोकना है, उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे कि नीचे देखो लिखा है, हमको बिजली भी बनाते हैं उससे, घरेलू और औद्योगिक में पानी की सप्लाई के लिए काम आता है, जल पूर्ति के लिए काम आता है, बाढ़ के नियंत्रण करने में बाढ़ों की भूमिका है, मनोरंजन जैसे कि उस पर नाव यात्रा अपन कर सकते हैं, तो मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है, आंतरिक संचालन के रूप में, चालन के रूप में, मछली पालन के, तो बांध जो बनाते हैं वो एक उद्देश्य नहीं कई सारे उद्देश्यों को लेकर बनाते हैं, इसीलिए ऐसी परियोजना जिनके बहुत सारे उद्देश्य हो उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है, राष्ट्र मतलब एक, बहु बोला तो बहुत सारे राष्ट्र, तो ऐसी कंपनी जो अधिक देशों में कार्यरत है, कई सारे देशों में पैसा निवेश करती है और लाभ कमाती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी या इंग्लिश में कहते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लो। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, तो याद रखना, बहुत से लोग महात्मा गांधी लगाए थे,
तो याद रखना, ये बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब हम देख लेते हैं कि बिजली बनाते कैसे हैं हम जल से। तो ये नदी है, जहाँ पे रेड पेन चल रहा है वो देखो नदी है। यहाँ पे एक बांध बनाया हमने, ये पूरा बांध बनाया, दीवार से खड़ी की गई। अभी ये क्या किया जाता है, यहाँ पर एक खिड़कियां जैसी बनाई जाती हैं, ठीक है, विंडोज को अपन कहते हैं। इनको खोला भी जाता है और बंद भी किया जाता है। तो जब पानी का बहाव काफी भर जाता है नदी से, तो इनके विंडो को ओपन किया जाता है, पानी नीचे से निकल के आता है। यहाँ आने से क्या होगा, यहाँ पे ये पाइप है यहाँ से, तो इन पाइप के थ्रू इस यहाँ पे ये पंखुड़ियां सी लगी हैं, देखो आपको, जैसे कि विंड मिल में लगी रहते हैं इस तरह से, इस प्रकार की होती है, पंखे से होते हैं। फिर एक पंखा यहाँ, तो जब पानी बहता है तो ये पंखे घूमेंगे इस तरह से, और इनके घूमने से क्या होगा, ऊपर जनरेटर लगता है, वहां पर जाकर बिजली जनरेट होकर के पावर हाउस के थ्रू, ये ट्रांसफॉर्म के थ्रू लाइन से आपके यहाँ सप्लाई की जाती है। तो जो पानी के बहाव से हम टरबाइन को घुमा करके बिजली बनाते हैं, उसको हम जल विद्युत कहते हैं, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर जो बचा हुआ पानी है वो नीचे से यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो जल को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उससे क्या होगा, वो पंखे घूमेंगे यानी टरबाइन घूमेंगे, और उससे जो बिजली बनती है उसको हम कहते हैं जल विद्युत। इस तरह से पानी से बिजली बनाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लीजिए। ये मानचित्र, हालांकि इसमें से मानचित्र नहीं आएगा, लेकिन हमको अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए हम समझ लेंगे कौन सी चीज कहाँ है। तो देखो, ये कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी हैं। भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, वो किस नदी पे है, सतलज नदी पर है, सतलज व्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। तो ये देखिए, यहाँ पर, इस जगह पर, ये देखो, ये है आपका भाखड़ा नांगल, ये आपकी सतलज नदी है, और ये ऊपर से व्यास नदी आ रही है। तो सतलज नदी पर आप देख रहे हैं कौन सा बांध बना है, भाखड़ा नांगल, और ये जगह कौन सी है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना बनी है महानदी पर, और क्या, कौन से राज्य में आपको मिलेगा, उड़ीसा में। तो ये देखिए, नीचे आ जाएंगे हम, कहाँ है ये, हाँ, ये है महानदी, ये पूरी महानदी है ये, और इस महानदी पे इस जगह पर क्या बनाया गया है, हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो महानदी में हीरे मिलते हैं, महानदी में क्या मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, बड़ी नदी है तो हीरे मिलते हैं। तो हीराकुंड बांध याद रखना महानदी पे। फिर टिहरी बांध बना है भागीरथी पे। कहीं कहीं पे गंगा ऑप्शन भी आएगा तो वो भी सही है, अगर भागीरथी आता तो भागीरथी भी सही है, क्योंकि भागीरथी नदी आगे जाकर के क्या गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये देखो, ये है आपका टिहरी, उत्तराखंड में, यहाँ पर ये टिहरी है, भागीरथी नदी है, और ये आगे जाकर गंगा नदी बन जाती है, ठीक है। तो टिहरी बांध हो गया। फिर सरदार सरोवर बांध बना है सरदार नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध काय पे बना, नर्मदा नदी, गुजरात में। तो यहाँ आ जाएंगे, देखो ये रहा सरदार सरोवर बांध, ये आपकी नर्मदा नदी है, ये देखो, ये अमरकंटक से मध्य प्रदेश की अपने निकलती है, और यहाँ पर क्या है, सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी से। इससे 4 राज्यों को बिजली मिलती है, 4 राज्यों की परियोजना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो यहाँ पे आपका गुजरात है, ये राजस्थान है, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो इन 4 राज्यों को बिजली मिलती है, और किससे, सरदार सरोवर बांध से, नर्मदा नदी पे बना है गुजरात में। अगला है कृष्णा गोदावरी विवाद क्यों है। तो देखो, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना पर क्या किया गया, जल विद्युत परियोजना बनाई गई। उसके लिए जल विद्युत बनाने के लिए उन्होंने बांध बनाया। इससे क्या हुआ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों को आपत्ति हुई, क्योंकि उनको जो पानी की मात्रा मिल रही थी, जल की मात्रा मिल रही थी, वो कम मिल रही थी। तो कृष्णा गोदावरी जो विवाद है वो महाराष्ट्र में शुरू हुआ, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, ठीक है। और समस्या किसको है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। अगला देखेंगे, नागार्जुन सागर कहाँ है। तो नागार्जुन कृष्णा पे। याद रखना, कृष्ण भगवान किस सागर में किसके ऊपर नाचे थे, नाग के ऊपर। तो कृष्ण भगवान किस पे नाचे, नाग के ऊपर नाचे सागर में। तो नागार्जुन सागर जो है वो किस पर होगा, कृष्णा नदी पे। तो देखो, ये है हमारी कृष्णा नदी, यह आपकी कृष्णा नदी है, और इस पर ये बना है आपका नागार्जुन सागर, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। अब आप एग्जैक्ट ना तो आंध्र प्रदेश बोल सकते हो ना तेलंगाना, तो उनको जो लगभग बॉर्डर है उस पर ये नागार्जुन सागर बांध है, और किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है राणा सागर। राणा सागर और गांधी सागर, ये दोनों ही चंबल नदी पे, इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया, अलग अलग बांध है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग परियोजनाएं हैं,
एक नहीं है पर दोनों ही चंबल नदी पर है। और राणा प्रताप है वो थे राणा प्रताप राजस्थान में, और गांधी जी कहाँ हो गए, एमपी में। तो ये देखो थोड़ा सा अंतर पे है। ये रहा ये आपकी चंबल नदी है, ये जा रही है चंबल नदी। तो इसमें तीन है लगभग, ये गांधी सागर है, ऊपर वाला राणा प्रताप है, और ये कोटा बैरेज। तो तीनों काय पे हैं, किस पे, चंबल नदी पे। अगला देखो बंगाल का शोक। बंगाल का बड़ा धमाकेदार शोक होता है। क्या क्यों है कि भाई दामोदर नदी है, उसमें क्या बाढ़ आती है, उससे बंगाल में त्राही त्राही मच जाती है। इसलिए दामोदर नदी में जब बाढ़ आती है तो बंगाल में शोक हो जाता है, दुख का माहौल हो जाता है। तो ये देखिए, ये रही आपकी दामोदर नदी। ये है दामोदर नदी, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल से होकर के जा रही है। तो ये है आपकी पश्चिम बंगाल। अभी ये बंगाल का शोक तो हो गई आपकी दामोदर। और एक और क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो ये आपकी जो कोसी नदी रिवर दिख रही है, ये यहाँ पे आपका बिहार पड़ जाता है। तो ये इधर इतना बिहार है कुछ इस दर्जे में। तो ये जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहते हैं। अभी एक बार देख लेंगे। पहला पहला आप देखते जाएंगे, भाखड़ा नांगल नंबर 1, ये किस पे है, सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है हीराकुंड, यहाँ पे आ जाइए नीचे, महानदी पर है, ठीक है। और किस पे है, उड़ीसा में। फिर तीसरा है टिहरी, टिहरी काय पे, भागीरथी गंगा उत्तराखंड में। फिर चौथा देखो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध काय पे, नर्मदा नदी पर, गुजरात में। फिर क्या देखेंगे आप, नागार्जुन, ये नागार्जुन सागर है, किस पे है, ये कृष्णा नदी पे है। और इसके बाद है राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये दोनों काय पे हैं, चंबल नदी पे हैं। फिर ये जो दामोदर नदी है, ये देखो ये दामोदर नदी है, इसको बंगाल का शोक और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अभी आगे चलते हैं, प्रश्नोत्तर देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखो, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है। तो मैंने बोला था हीरे किस में मिलेंगे, महानदी में मिलेंगे, बड़ी नदी में मिलेंगे हीरे, अमीर नदी में। तो ये ख आपका सही जवाब है, यहाँ मैं आपको भी दिखा चुकी हूँ, ये हीराकुंड है महानदी पे। फिर है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया है, सरदार नर्मदा, सरदार नर्मदा, ये रहा सरदार नर्मदा यहाँ पे, और ये रहा आपका सरदार सरोवर बांध। फिर निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं नहीं है। तो देखो सतलज पे हमने देखा, सतलज पे कौन सा था, भाखड़ा नांगल था। महानदी पे भी आपने देखा कि हीराकुंड था। नर्मदा पे आपने देखा सरदार सरोवर बांध था। तो फिर यमुना आपका सही आंसर है। तो सही आंसर क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका सही उत्तर है यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है, वर्षा, भूजल, भूतल। तो तीनों ही अब से अपन को ताजा पानी मिलता है, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित बिजली का 22% हमको मिलता है, यानी कि भारत में जितनी 100% बिजली मिलती है उसमें से 22% हमको जल विद्युत से मिलती है। तो सही आंसर है जल विद्युत। जल विद्युत ऊर्जा कितना प्रतिशत हिस्सा करती है, 22% हिस्सा, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे हो मैप क्यों दिखा रहे हैं, कि जबकि मैप आना है नहीं है तो मैप क्यों दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं या हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उसको मानचित्र से या चित्र के से साथ देखेंगे तो हमारी समझ और हमारा ज्ञान अच्छा होता है, पक्का होता है। चलिए अभी सही जोड़ियां देखेंगे। गांधी सागर बांध मैंने बताया था किस पे है, चंबल पे। राणा प्रताप, गांधी सागर और कोटा बैराज तीनों किस पे है, चंबल पे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये, इसके सामने आप लिखेंगे डैश करके चंबल नदी, चंबल नदी। फिर नेक्स्ट है नागर, जो नाग पे कौन आ जाता, तो कृष्ण भगवान आ जाते, तो इसके सामने लिख देंगे कृष्णा नदी, ठीक है। फिर बचा है क्या है, अभी ये हो चुका है, ये हो चुका है। अभी कृत्रिम झील, तो इनमें से ये नदी है, ये नदी है, तो उत्तर क्या है, भोपाल। तो भोपाल क्या हो जाएगा आपकी कृत्रिम झील। ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनी थी, इसको महाराजा ने, राजा भोपाल थे, उन्होंने भोज थे, उन्होंने बनवाया था शायद। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो किस पे होगा, नर्मदा नदी पे होगा। तो नर्मदा इसका सही लगा देंगे आप, नदी भी लिख दीजिएगा पूरा। फिर बिहार का शोक, तो देखो बंगाल का शोक कौन है, दामोदर, और बिहार का शोक है कोसी, कोसी नदी। कोसी जो नेपाल से होकर के भारत में एंट्री करती थी, अभी मैंने मानचित्र में दिखाया था। नहीं देखा है, अगर भूल गए तो फिर से जाओ और देखो कि कोसी नदी कहाँ है मानचित्र में। सत्य सत्य दिखना है। महासागर का जल अलवणीय होता है। देखो लवणीय मतलब नमकीन, अलवणीय मतलब मीठा। तो क्या महासागर का जल अलवणीय है, मीठा है, नहीं। तो ये असत्य है, असत्य, ये गलत है, गलत, ठीक है।
कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का विवाद है, ये सही है। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच का विवाद है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सत्य। ठीक है, नहीं कि राइट। सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर है, नहीं, ताप्ती नदी पर नहीं, ये नर्मदा नदी पर है, तो ये गलत कह रहे हैं, तो ये असत्य है, असत्य, इसको रॉन्ग कर देंगे। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था, ये सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़े स्तर पर निर्माण करवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ये भी सत्य है, उन्होंने ही इसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। एक वाक्य में उत्तर देंगे, भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो 22% हमको जल विद्युत से प्राप्त होता है। भारत में सतलज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में जो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, वो काय पे बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में, एचपी लिख दे रहा शॉर्ट में, वो काय बनाया है, सतलज और व्यास नदी के बेसिन पर बनाया गया। बंगाल का शोक किसे कहेंगे भैया, बंगाल नीचे वाला, तो बंगाल का शोक है दामोदर, और अगर बिहार का बात आएगी तो आप लिखते कोशी, दामोदर नदी, दामोदर नदी में बाढ़ आती है तो बंगाल। कोयना बांध किस राज्य पर स्थित है, तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में है। अभी हमने देखा था कि महाराष्ट्र की सरकार ने कोयना पर बांध बनाकर पानी रोक लिया था। अगला देखेंगे, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना, तो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें हमने देखा था एमपी है, गुजरात है, ठीक है, फिर क्या था, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र और राजस्थान, राजस्थान आप हिंदी में लिख लीजिएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कोई उद्देश्य, तो हमने देखा था बहुउद्देशीयों का बहुत परियोजना के कई सारे उद्देश्य हैं, आपको एक लिखना है। आप चाहे तो सिंचाई लिख दीजिए, आप चाहें तो जल विद्युत उत्पादन लिख दीजिए, या फिर बाढ़ रोकना लिख दीजिए, मनोरंजन लिख दें, जो भी आपको एक लिखना है, सिंचाई या फिर ना जल विद्युत उत्पादन लिख देना, उनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि कितना नहीं आने वाला है, कितने किताब का कौन से हिस्से तक आएगा और कौन से हिस्से से नहीं आएगा। तो देखो, ये जो पेज है आपका, इसमें फर्स्ट पेज से आएगा, ये सेकंड पेज भी आपका आएगा, थर्ड पेज भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 जो पेज नंबर इससे भी आएगा, ये भी आपको पढ़ना है, 29 भी पढ़ना है, 30 भी पढ़ना है। ये जो आपको चैप्टर है तो उसमें से ये पेजेस से आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगे तो वो मैंने वैसे ही निकाल दिए हैं। अब नहीं आएगा तो इसके बाद जो 31 पेज है, इससे नहीं आएगा, ये वाला, इसमें जो वर्षा जल संग्रहण है, ये जो टॉपिक है, यहां से नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद का जो ये पेजेस है वर्षा जल संग्रहण, ये भी नहीं आएगा, और आपको ना ये पेज पढ़ना है और ना ही आपको ये पेज पढ़ना है। तो 31 से कितने पेज, 31 से 34 जो पेज है, जिसमें वर्षा जल संग्रहण का टॉपिक दिया है पूरा, उससे पेपर में नहीं आने वाला। तो आपको अगर जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो एक बार रीडिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपको पेपर की दृष्टि से आप पढ़ रहे हैं तो 30 पेज नंबर 26 से जो स्टार्टिंग है आपका पेज, जो 25 और 26 से स्टार्ट है, तो वहां से 30 तक पढ़िए। ये जो मानचित्र दिख रहा है ना, ये वाला, और ये जो वर्षा जल संग्रहण के बाद से आपको रीडिंग नहीं करना है, क्योंकि इससे पेपर में नहीं आने वाला, इसको कम किया गया। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि कितने नंबर का एक नंबर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू को आप कम ना समझे, और जितना है उसको आप समझिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू।